क्लास के साथ जुड़ जाइएगा और क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कहाँ तक पढ़ाए थे, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्या बताए थे, लास्ट लास्ट टाइम क्या बताए थे, मुझे बताइए जरा। सर अभी यूट्यूब पे है, अच्छा ठीक है, आप पढ़ाई कर लीजिए, विवेक कुमार सिंह पढ़ लीजिए। देखिए हम लोगों ने कहाँ तक छोड़ा था, जहां से छोड़ा है वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक बार देखिए तो मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है कहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा हुआ है। जहां से छोड़ा है वहीं से कंटिन्यू करने का इरादा है, मतलब विचार है। एक बार देखिए, 16 से करना है सर, 16 से। अच्छा ये बात है, अच्छा ठीक है देखते हैं। 15 तक हो गया है, 15 तक हुआ है ना, 16 16 से करना है, ठीक है। एक छात्र पूछ रहे हैं सर आईबीपीएस के बारे में बताइए। आईबीपीएस के बारे में हम आपको कोई जानकारी अभी नहीं दे सकते इस क्लास में, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। पत्रिका पढ़ाने के लिए बोले थे, ओ अच्छा ठीक है, कल कुछ पढ़ाया भी था शायद ना। आइए पढ़ते हैं। पत्र और पत्रिकाओं के बारे में कल मैंने बताया भी था, और भी डेटा आपको हम दे देते हैं। पत्र और पत्रिकाएं, पत्र और पत्रिकाएं, इसमें और डेटा हम आपको दे देते हैं ना। पत्र और पत्रिकाएं, पत्र और पत्रिकाएं, इसमें हम आपको और भी डेटा पढ़ा देते हैं, और ज्यादा, इसमें और ज्यादा डेटा आपको हम पढ़ा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। पत्र और पत्रिकाएं मतलब हम लोग ये मॉडर्न का पढ़ रहे हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं। मॉडर्न में जितने भी पत्र और पत्रिकाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इसमें और भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। नोट कर लीजिएगा, कुछ कुछ बातों को हमने बताया भी था, ठीक है। 16 क्वेश्चन में पत्रिका पढ़ाए थे, अच्छा ठीक है। तत्वबोधिनी सभा, सभा क्यों बताइए, पत्रिका की बात हो रही थी, तत्वबोधिनी पत्रिका मैंने पढ़ाया होगा ना कि सभा पढ़ाया होगा। 8 पत्र बताए थे सर, अच्छा 8 बताए थे, उसके बाद से आगे पढ़ाना है। फुल लेंथ टेस्ट में आईएएस का क्वेश्चन कब से होगा सर, उसमें चल रहा है। फुल लेंथ टेस्ट जो है उसके बारे में सुनिएगा, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। देखिए फुल लेंथ टेस्ट जो है ना, फुल लेंथ, ये फुल लेंथ वाले में ना ये चल रहा है क्वेश्चन। फुल लेंथ वाले में इस समय हम आईएएस का पेपर ही पढ़ा रहे हैं। इस समय हम आईएएस का पेपर, थोड़ा मुझे गैप मिला है, बीपीएससी के एग्जाम में अब टाइम है, तो आईएएस के पेपर से हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं ना, पॉलिटी, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और मॉडर्न पढ़ा रहे हैं, यही दो चीज पढ़ा रहे हैं इससे, पॉलिटी और मॉडर्न पढ़ा रहे हैं। बाकी साइंस चल रहा है आपका एनसीईआरटी से, साइंस आपका पूरा ओवरऑल एनसीईआरटी का डेटा चल रहा है, एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है। ये पैटर्न है फिलहाल सवाल टेस्ट का, 2 सब्जेक्ट केवल है, अब पूरा पेपर आईएएस का लेके नहीं चला जा सकता है, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन लेंदी होते हैं, एक एक दो दो विषय करके हो सकता है पॉसिबल, और हो भी जाएगा। अब चलेगा लगातार 20 दिन, 20 सेट में खत्म हो जाएगा ये दोनों विषय, दोनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। अगला सब्जेक्ट फिर आईएएस का कोई एक पकड़ लेंगे, ज्योग्राफी पकड़ लेंगे उसमें, समझ रहे हैं ना। दिया है कि सर बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क था, उसमें करंट सारा आया था, और भी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ना टेस्ट वाले से, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा कारगर है। आप जो छात्र पढ़ा होगा, जो एग्जाम दिया होगा, आप उससे रिव्यू ले सकते हैं। होमवर्क सीरीज से करंट अफेयर पूरा आ रहा है, पूरा मतलब 100% की एक्यूरेसी है। एक आध क्वेश्चन जो है छूट जा रहा है, इसमें संभावना हो सकती है। बाकी देखिए एक छात्र बोल रहे हैं सर बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क का पेपर हुआ था, उसमें सारा सीए आया था, सीए मतलब करंट अफेयर आया था, ठीक है। बहुत एफर्ट हुआ है आप लोग के लिए, समझ रहे हैं ना। क्लास के दौरान आप लोग थोड़ा गुस्सा दिलाते हैं, नहीं तो बाकी चीजें ठीक है अपने स्तर पे। हम अपनी तरफ से बढ़िया करने का प्रयास करते हैं ना, आप ही लोग नुकसान कर देते हैं कुछ कुछ। आइए पढ़ना शुरू करेंगे। पत्रिका हम आपको बता रहे थे ना, और कहां तक बताए थे, तत्वबोधिनी। अब क्या क्या पढ़ाए थे हमको खुद ही नहीं याद है, समझ रहे हैं ना, तो हम बोल रहे हैं, आप बताइएगा कहां तक पढ़ाए हुए थे। हम कुछ कुछ पत्रिकाओं का नाम ले रहे हैं, कुछ कुछ पत्रिकाओं का नाम ले रहे हैं इसमें। तत्वबोधिनी पत्रिका तक पढ़ाए थे ना। द हिंदू, हिंदू के बारे में पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया होगा। वॉइस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाया था, ये भी नहीं पढ़ाया होगा हमने। वॉइस ऑफ इंडिया बताइए, वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया के बारे में, वॉइस ऑफ इंडिया, चलिए लिखिए, लिखिएगा। एक पत्रिका है वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी और बंबई से प्रकाशित करा गया था। लिखिएगा वॉइस ऑफ इंडिया, द वॉइस ऑफ इंडिया, द वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ, द वॉइस ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया एक पत्रिका है,
और द वॉइस ऑफ इंडिया नामक पत्रिका, इसके ऑर्थर मतलब इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये रचना किसकी हो जाएगी? तो दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी की रचना है, दादा भाई नेरोजी। और ये पत्रिका कहां से लिखी गई? स्थान आपसे पूछेगा, स्थान। तो पत्रिका लिखा गया कहां से? तो बंबई से। पत्रिका को लिखा गया था कहां से? बंबई से, द वॉइस ऑफ इंडिया लिख लीजिएगा। आगे बढ़िएगा, आगे सेकंड नंबर पे, मतलब जहां से आपने पढ़ा था वहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा आगे। ठीक है, राष्ट्रगुप्तार हो गया था सर। हाँ, राष्ट्रगुप्तार के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, उसके आगे आप कंटिन्यू करिएगा, उसके आगे बढ़िएगा आप। सुधाकर के बारे में बताया हमने। सुधाकर एक प्रकार का अखबार था और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लॉन्च किया गया था। लिख लीजिएगा सुधाकर, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। सुधाकर एक प्रकार का अखबार था, सुधाकर अखबार। और इस सुधाकर अखबार को लाने वाले कौन थे? ध्यान दीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सुधाकर अखबार को लाया गया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे तीसरे नंबर पे। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। तीसरा हिस्सा हो जाएगा आपका अमृत बाजार पत्रिका। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। पत्रिका इसकी देसी भाषा थी, देसी का मतलब बांग्ला। इसकी जो भाषा थी, भाषा ये उस समय तत्कालीन देसी भाषा थी, क्षेत्रीय भाषा थी, ध्यान दीजिएगा। और इस अमृत बाजार पत्रिका को लॉन्च करने वाले कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, शिशिर कुमार घोष थे। शिशिर कुमार घोष के द्वारा इस पत्रिका को लाया गया था। शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका को लाया गया था, ध्यान दीजिएगा। अमृत बाजार पत्रिका की बात करेंगे तो शिशिर कुमार घोष, ये बात ध्यान दीजिएगा। फिलहाल लिखने पर ध्यान दीजिए आप लोग, जो बातें आपको नहीं पता है उसको लिखने का प्रयास करिएगा। और बढ़ेंगे यहां से आगे। अमृत बाजार पत्रिका के बारे में पूछेगा, बना लीजिएगा। प्रबुद्ध भारत की बात करेंगे, ये अंग्रेजी मासिक पत्रिका थी, जिसको लिखने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ध्यान दीजिएगा। प्रबुद्ध भारत की बात करेंगे, प्रबुद्ध भारत। चौथे नंबर पे प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत एक प्रकार की पत्रिका है और ये अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्रिका है। अंग्रेजी भाषा की ये पत्रिका है और ये पत्रिका लिखा गया था किसके द्वारा? तो ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया था पत्रिका, स्वामी विवेकानंद द्वारा। ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे यहां से आगे 5 नंबर पे। 5वें नंबर पर हम आएंगे। 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर पत्रिका कौन सी? तो राष्ट्रगुप्तार। राष्ट्रगुप्तार तो शायद हमने पढ़ाया हुआ है, राष्ट्रगुप्तार हमने पढ़ाया है आपको। राष्ट्रगुप्तार एक पत्रिका है और किसकी हो जाएगी? तो दादा भाई नेरोजी की हो जाएगी, दादा भाई नेरोजी। अब मुझे जरा ये बताइए कि राष्ट्रगुप्तार पत्रिका जो ये किस भाषा में लिखी गई है? राष्ट्रगुप्तार पत्रिका की भाषा क्या है? भाषा, भाषा के बारे में मुझे बताइएगा। राष्ट्रगुप्तार जो पत्रिका है इसकी भाषा क्या हो जाएगी? बताइए, राष्ट्रगुप्तार पत्रिका की भाषा क्या है? इसके बारे में देखिए सवाल बना हुआ है, अगर आपको जानकारी है तो आप मुझे बताएं। ठीक है, भारत का आर्थिक इतिहास लिखने वाले रमेश चंद्र दत्त थे। भारत का आर्थिक इतिहास नोट कर लीजिएगा, भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था। छठे नंबर पे लिखते हैं भारत का आर्थिक इतिहास, भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था। आर्थिक इतिहास, इतिहास ये लिखने वाले कौन थे? तो रमेश चंद्र दत्त। लिख देते हैं यहाँ पे रमेश चंद्र दत्त के द्वारा भारत का आर्थिक इतिहास लिखा गया था, ये बात ध्यान दीजिएगा। भारत का आर्थिक इतिहास लिखने वाले रमेश चंद्र दत्त। इंग्लिश और गुजराती कुछ छात्र बता रहे हैं, लिख लीजिएगा। इसकी भाषा जो थी एक्चुअल में, इसकी भाषा एक तो भाषा इसकी गुजराती थी। और आगे चलकर जब ये पत्र और पत्रिकाओं को जब 1878 में लिटन के द्वारा बंद किया गया तो इसने अपनी भाषा को बदल लिया और क्या बना लिया? तो अंग्रेजी बना लिया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं गुजराती और अंग्रेजी, ये ज्यादा बेस्ट होगा। गुजराती एंड इंग्लिश। बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे। अभिषेक कुमार और मुन्ना राज जवाब दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिलहाल बना लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रगुप्तार की बात करेंगे, इसको बना लीजिएगा। राष्ट्रगुप्तार है, अमृत बाजार है, बहुत सारी पत्रिकाएं हालांकि हैं। और आगे अगर हम बात करेंगे, वंदे मातरम लिखने वाले कौन थे? अरविंद घोष। लिख लीजिएगा। छठे 7वें नंबर पर आते हैं तो लिखिएगा वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम लिखने वाले कौन थे? वंदे मातरम एक पत्रिका थी जिसको लिखने वाले कौन थे? तो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था, अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया वंदे मातरम, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और हम आगे बढ़ेंगे, छठे 7वें और 8वें नंबर पे आएंगे। 8वां, इतनी बातों को आप नोट करिएगा। देखिए 8वें नंबर पे आते हैं, एक पत्रिका है जिसका नाम है केसरी। और हम 9वें नंबर पे आते हैं। 9वें नंबर पर एक पत्रिका है जिसका नाम क्या हो जाएगा? तो मराठा हो जाएगा। अब मराठा की भाषा क्या हो जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी। और केसरी की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा हो जाएगी मराठी। ये दोनों जो पत्रिकाएं थी इसको लिखने वाले कौन थे? तो इसको लिखने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। इसको लिखने वाले हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये पत्रिका लिखी गई थी, ध्यान दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा।
तिलक द्वारा इस पत्रिका को लिखा गया था, इसको याद रखिएगा। देखिए कुछ इतनी पत्रिकाएं हैं जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया। मैंने कुछ डेटा आपको कल भी बताया था, कल भी मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, बना लीजिएगा। सर केसरी भाषा मराठी, हाँ केसरी की जो भाषा थी ये मराठी थी, और मराठा की भाषा क्या थी, अंग्रेजी। इतना नोट कर लीजिएगा। कल वाला स्लाइड आप देख लीजिएगा, कल वाला देख लीजिएगा, अभी वाला स्लाइड आप देख लीजिएगा। अब बढ़ेंगे यहां से आगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न दिया है आपका कि जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह, ये तो करंट का क्वेश्चन, इसमें कहां से आ गया, हम इसको काट देते हैं ना, और वैसे भी पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हमें तो करने से कोई मतलब है नहीं। इतनी बातें याद रखिएगा। देखिए हम इसको काट रहे हैं ना, इसको हम काट दे रहे हैं, इसको काट दे रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ सवाल कभी पूछेगा भारत में सुप्रीम कोर्ट, सवाल कभी बनेगा इतिहास से, तो सवाल यही पूछेगा भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट, भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय, भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय ये स्थापित किया गया था कब, तो 1774 के अंदर स्थापित करा गया था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित करा गया था। और कहां पर करा गया था, अगर आपसे स्थान पूछेगा, स्थान हो जाएगा कलकत्ता में, स्थापित करा गया था कलकत्ता में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कलकत्ता के अंदर स्थापित करा गया था। और इसमें जो जज बैठने वाले कौन थे, तो इनका नाम था सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे इसमें मुख्य जज हुआ करते थे, सीजीआई हुआ करते थे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 74 में बना था, 73 का एक्ट था, अधिनियम था, और ये स्थापित करा गया था कहां पर, तो कलकत्ता के अंदर स्थापित करा गया था। आपसे एक सवाल बनेगा यहां से ना, कलकत्ता जो था, कलकत्ता इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, हमने आपसे बताया था कि कलकत्ता की स्थापना करने वाले कौन थे, तो जाब चारनाक थे, जाब चारनाक के द्वारा कलकत्ता की स्थापना करी गई थी। ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहां से भी क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे, फिलहाल इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न है आपका, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना गया है, ये भागलपुर में है, गया में है, पटना में है, कहां पे है बता लीजिएगा। देखिए अगर हम एग्जैक्ट अगर इसकी बात करेंगे तो याद रखिएगा ये कहां पर है, तो पटना के अंदर है। अब क्वेश्चन इस तरह का आया है कि हमें क्या पढ़ना होगा, तो सिख धर्म पढ़ना होगा, ठीक है। हेडिंग बना लीजिएगा सिख धर्म। आइए सिख धर्म के बारे में जानकारी लेते हैं पूरी, इसको उत्तर लगा लीजिएगा और हेडिंग बनाइएगा सिख धर्म या सिख संप्रदाय, सिख संप्रदाय या सिख धर्म, हेडिंग बना लीजिएगा और इसमें लिखना शुरू करिएगा। सिख धर्म या सिख संप्रदाय के जनक कौन थे, बताइए जरा, सिख धर्म या सिख संप्रदाय के जनक कौन थे। तो सबसे जरूरी बात, अगर इनके जनक के बारे में आपसे सवाल बनता है, इनके जनक कौन थे, तो गुरु नानक थे। गुरु नानक द्वारा इस संप्रदाय को दिया गया था, गुरु नानक के द्वारा इस संप्रदाय को दिया गया था। गुरु नानक के अगर हम जन्म स्थान की बात करते हैं तो इनका जन्म कहां पे होता है, तो जन्म इनका होता है कहां पर, तलवंडी में। जन्म स्थान पूछेगा तलवंडी। देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तलवंडी वर्तमान की अगर हम बात करेंगे कहां पे है, पाकिस्तान के अंदर। तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म होता है, गुरु नानक। और सिख धर्म के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। सिखों में कितने गुरु हुए, कौन सा किसके समय क्या काम हुआ, किनको मुगलों से परेशानी थी और मुगलों ने किनको कैद किया से लेकर, मतलब सारी जानकारी आपको हम यहाँ पे देने वाले हैं। और हेडिंग बना लीजिएगा सिख धर्म। सिख धर्म में पहले जो गुरु थे ये कौन थे, गुरु नानक थे। सिख धर्म में पहले गुरु जो थे ये कौन थे, गुरु नानक थे। गुरु नानक के बाद इनके उत्तराधिकारी के तौर पे कौन आया था, गुरु अंगद। ऐसे करके सिख गुरुओं की जो श्रृंखला थी वो बढ़ती गई, ध्यान दीजिएगा। ऐसे करके सिख गुरुओं की श्रृंखला बढ़ती गई। अगर हम बात करेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा, प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे। गुरु नानक की बात करेंगे, इनको संस्थापक कहा गया, सिख धर्म का संस्थापक कहा गया, संस्थापक कहा गया। सिखों में एक प्रथा थी जिसका नाम था लंगर प्रथा। इन्होंने विचार दिया था कि सिखों में एक प्रथा होनी चाहिए जिसको नाम दिया गया था लंगर प्रथा। तो कभी सवाल पूछेगा कि लंगर प्रथा का विचार किसने दिया था, तो इन्होंने दिया था। हाँ, लंगर प्रथा का विचार देने वाले यही थे। और लंगर प्रथा को स्थायी स्वरूप कौन दिया था, तो गुरु अंगद ने दिया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखिए आया हुआ है, कई बार आया हुआ है और मैक्सिमम टाइम इसको भी पूछा गया है, ठीक है। फिलहाल इतना आप बना लीजिएगा, पहले गुरु जो थे ये गुरु नानक थे। गुरु नानक की अगर हम बात करेंगे तो ये सारी बातें हैं आपकी। गुरु नानक लंगर प्रथा को दिया था, इन्होंने विचार दिया, लेकिन लंगर प्रथा को स्थायी बनाने वाले कौन थे, गुरु अंगद थे। सिखों में अगर देखा जाए तो पहले गुरु थे,
पहले गुरु थे। सेकंड नंबर के गुरु कौन आते हैं? तो अंगद आते हैं। मतलब इनके उत्तराधिकारी के तौर पे कौन आए थे? अंगद आए थे। और लंगर प्रथा को स्थायी बनाया था इन्होंने। लंगर प्रथा को स्थायी बनाया था। लंगर प्रथा को स्थायी बनाया था। स्थायी बनाया। लंगर प्रथा को स्थायी बनाया था किसने? तो गुरु अंगद ने बनाया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। लंगर प्रथा को स्थायी बनाया था। अच्छा, सब जवाब दे रहे हैं गुरु हरि किशन। अरे पहले जो बता रहे हैं वो तो पढ़ लीजिए। जो बता रहे हैं उसमें से क्वेश्चन निकालने का प्रयास करिए अभी। ठीक है, पढ़ाएंगे तो हम 10 गुरु को, लेकिन फिलहाल जितना बता रहे हैं उसमें से प्रश्न निकालिए ना, प्रश्न ढूंढने का प्रयास कीजिए। सबसे जरूरी तो यही है ना, इतना बना लीजिएगा। गुरु अंगद के बाद अगर हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा तीसरे नंबर पे आए थे कौन? तो ध्यान दीजिएगा गुरु अमरदास। कौन आए थे? तो अमरदास आए थे। ये 3 नंबर पे आए थे। ध्यान दीजिएगा तीसरे नंबर पे गुरु आए थे अमरदास। देखिए अमरदास से एक सवाल बनता है, गुरु अमरदास ये किसके समकालीन थे? गुरु अमरदास किसके समकालीन थे? तो ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। और आपको पता होगा कि अमरदास ने क्या करा था? अकबर की पुत्री को जमीन दान दिया था 500 बीघा। इन्होंने क्या करा था? 500 बीघा जमीन दान में दिया था। जमीन दान दिया था किसने? गुरु अंगद ने। और ध्यान दीजिएगा गुरु अंगद के बाद जो अगला व्यक्ति उत्तराधिकार के तौर पे आया था चौथे नंबर पे, इनका नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम हो जाएगा गुरु अमरदास। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, गुरु अमरदास ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। अकबर के समकालीन थे ये। अमरदास के बाद अगले सिख गुरु आते हैं जिन्होंने हरमिंदर साहिब यानी उस स्थान पर एक तालाब का निर्माण कराया था और तालाब के अंदर एक मंदिर बनाया गया जिसको नाम क्या दिया गया? तो हरमिंदर साहिब का नाम दिया गया। अगले गुरु आए जिनका नाम क्या था? तो रामदास था। क्या नाम था? रामदास। जब रामदास आए तो इन्होंने बड़ा बढ़िया प्रयोग किया। जो 500 बीघा की जमीन थी ना, इस पर अमृत सरोवर की स्थापना किया। तो कभी सवाल पूछता है कि अमृत सरोवर की स्थापना किसके द्वारा करा गया था? अमृत सरोवर की जो स्थापना थी, ये किसके द्वारा करा गया था? गुरु रामदास के द्वारा करा गया था। और इन्होंने इस अमृत सरोवर के अंदर, ध्यान दीजिएगा, हरमिंदर साहिब की स्थापना किया था। हरमिंदर साहिब की स्थापना करा था। हरमिंदर साहिब की स्थापना करा था कहां पर? तो अमृत सरोवर के अंदर किया था। बना लीजिएगा। सर होमवर्क सीरीज की वैलिडिटी कब तक रहेगी? अब परचेज करें तो उसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, टिल एग्जाम तक वो खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जाम होता है वो बंद हो जाएगा बैच। ठीक है, एग्जाम बीपीएससी का एग्जाम है, एग्जाम जब जैसे ही होता है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम तक उसकी वैलिडिटी है, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा सोच समझ कर, अगर अभी परचेज करना है तो सोच समझ के परचेज करिएगा। ठीक है, कोई औचित्य नहीं है, उसको ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन में तो सही है, लेकिन ऑनलाइन तो देख लीजिएगा आप लोग की इच्छा जैसी भी हो। ठीक है, इतना देख लीजिएगा आप। 4 नंबर पे 5वें नंबर पर आएंगे तो 5वें नंबर के जो सिख गुरु आते हैं इनका नाम क्या हो जाएगा? तो अर्जुन देव होगा। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। और जो अर्जुन देव थे ये किसके समकालीन थे? तो ध्यान दीजिएगा, ये समकालीन थे किसके? समकालीन। ये व्यक्ति जो थे ये समकालीन थे किसके? तो ये समकालीन थे किसके? तो जहांगीर के समकालीन थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? हरमिंदर साहिब की स्थापना के संबंध में सवाल बनेगा, बना लीजिएगा। ठीक है, हरमिंदर साहिब जो थे, हरमिंदर साहिब वहां के हरमिंदर साहिब जो थे, ये एक तरह से कहते हैं सिखों के मसीहा थे। उनके नाम पर एक मंदिर बना था और इसी हरमिंदर साहिब को आज हम क्या बोलते हैं? तो आज के समय में इसी को हम स्वर्ण मंदिर का नाम देते हैं। आज के समय में हम इसी को स्वर्ण मंदिर कहते हैं, स्वर्ण मंदिर। ध्यान दीजिएगा। हाँ, कहानी आगे बढ़ती है। 5वें नंबर पे आते हैं अर्जुन देव, और ये किसके समकालीन हुआ करते थे? तो जहांगीर के समकालीन थे ये। और ध्यान दीजिएगा, और इनकी हत्या हो गई थी। सवाल पूछता है कि प्रथमतया पहली बार किस सिख गुरु की हत्या की गई थी? तो और अर्जुन देव की हत्या कर दी गई थी। और किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा कर दिया गया था। और ये जहांगीर के समकालीन हुआ करते थे। अर्जुन देव पद से हटते हैं, कौन आते हैं? हरगोविंद आते हैं। यानी 5वें 6ठे नंबर पे गुरु आते हैं जिनका नाम क्या हो जाएगा? तो हरगोविंद हो जाएगा। हरगोविंद से देखिए कुछ विशेष बात नहीं है। हरगोविंद के बाद 7वें नंबर पे गुरु आते हैं, इनका नाम हो जाएगा आपका तो हरकिशन हो जाएगा। 7वें नंबर के गुरु जो थे, हरगोविंद के बाद हो जाएगा हरराय। हरगोविंद के बाद हो जाएगा हरराय, और हरराय के बाद हो जाएगा 8वें नंबर पे हरकिशन। हरराय के बाद हो जाएगा नेक्स्ट 8वें नंबर पे हरिकिशन आते हैं। और हरिकिशन के बाद अगर देखा जाए तो 9वें नंबर के गुरु जो आते हैं 9वें नंबर पे आते हैं गुरु तेग बहादुर। देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, तेग बहादुर, हालांकि हम बताएंगे अभी इनमें। तेग बहादुर आते हैं 9वें नंबर पे। अगर हम तेग बहादुर की बात करेंगे तो तेग बहादुर ये समकालीन थे किसके? समकालीन थे। तेग बहादुर समकालीन थे किसके? तो ध्यान दीजिएगा, ये औरंगजेब के समकालीन थे।
ये औरंगजेब के समकालीन हुआ करते थे और इनकी भी हत्या हो गया, किसने करवा दिया? तो औरंगजेब ने करवा दिया। अगर हम तेग बहादुर की बात करेंगे 10वें नंबर पे, 10वें नंबर पे गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। और इसी के बाद ध्यान दीजिएगा, इनका जो उत्तराधिकारी हुआ था इसका नाम क्या था? बंदा बहादुर नाम था इसका। बंदा बहादुर, जिसकी हत्या कर दिया कौन? मुगल बादशाह फारूक सियर ने किया था। इतनी बातें हैं, फिलहाल आप देख लीजिएगा, ठीक है। सर बकला बाबा कहते हैं तेग बहादुर को। हाँ ठीक है, स्थानीय तौर पे कुछ कुछ जगहों पे कहा गया। और अंतिम गुरु की बात करेंगे, सबसे अंतिम तौर पे यही थे मतलब कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। और इनके बाद कहा गया कि गुरु परंपरा का अंत किया जाए। और सिखों की एक ग्रंथ था, सिखों का एक ग्रंथ था जिसको हम कहते हैं बाइबल, ध्यान दीजिएगा। और कहा गया जो सिखों का ग्रंथ सिखों का एक ग्रंथ था जिसको हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। बाइबल ईसाइयों का हो जाएगा, सॉरी। सिखों का ग्रंथ था जिसको हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को कहा गया कि यही अगला गुरु होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहा गया गुरु परंपरा का अंत किया जाए, इन्हीं के बाद से अंत हो गया। लेकिन इनका एक उत्तराधिकारी था जो इनकी सेवा वगैरह किया था, उसका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर को पद पे लाया गया, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद फारूक सियर के द्वारा बंदा बहादुर भी मारा गया। तो अगर हम देख पाएंगे तो सिख गुरुओं में एक थे आपके 5वें गुरु। सिख गुरुओं में अगर हम देख पाएंगे तो एक आपके 5वें गुरु, 5वें गुरु का नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम हो जाएगा आपका, 5वें नंबर के गुरु हो जाएंगे आपके अर्जुन देव। अर्जुन देव ये 5वें नंबर के गुरु हैं, इनकी भी हत्या हो गई, ध्यान दीजिएगा। अर्जुन देव की हत्या हो गई। और हमने बताया था आपसे हत्या करने वाला कौन था? तो इनकी हत्या करने वाले कौन थे? तो जहांगीर थे। आगे बढ़िएगा, 6ठे नंबर पे हम अगले नंबर पे आते हैं, 9वें नंबर पे। तो 9वें नंबर पे कौन हो जाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, 9वें नंबर पे थे गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर की भी हत्या हो जाती है भैया। गुरु तेग बहादुर की भी क्या हो गई? तो हत्या हो गई। और इनकी हत्या कराने वाला कौन था? तो औरंगजेब था। औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। एक अंतिम तौर पर ध्यान दीजिएगा, 10वें गुरु का उत्तराधिकारी था, हम लिख देते हैं 10वें गुरु का उत्तराधिकारी। 10वें गुरु का जो उत्तराधिकारी बना था ना, उत्तराधिकारी, 10वें गुरु का जो उत्तराधिकारी था इसका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था? बंदा बहादुर। ध्यान दीजिएगा, 10वें गुरु के उत्तराधिकारी का नाम था बंदा बहादुर। 10वें गुरु का उत्तराधिकारी था बंदा बहादुर। और इस बंदा बहादुर की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? तो बंदा बहादुर की हत्या कर दिया कौन? तो ध्यान दीजिएगा, बंदा बहादुर की हत्या करने वाला कौन था? तो फारूक सियर हो जाएगा। याद रखिएगा, मुगल बादशाह फारूक सियर के द्वारा हत्या कर दी गई किसकी? तो बंदा बहादुर की कर दी गई। ये इतने लोग हैं जिनकी हत्याएं करी गई थी, इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेस्ट में नंबर 60 आ रहा है, 60 आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पे ज्ञान बिंदु के टेस्ट में अगर आप 60 लगाते हैं तो अदर जगह पे आपका 10 नंबर और ज्यादा आएगा, समझ रहे हैं ना? क्योंकि अपना टेस्ट जो होता है ना, टफ होता है, टफ टफ मतलब ज्यादा टफ होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। हो गया, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। सर फारूक सियर, हाँ लिख दिया है मैंने। आइए जरा क्वेश्चन पे आएंगे, कुछ बातें हैं। प्रश्न पे आते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया था आपका? तख्त श्री हरिमिंदर साहिब जी पटना, जिसे दूसरा सबसे बड़ा पवित्र तख्त माना गया। अगर हम तख्तों की बात करेंगे ना, सिखों द्वारा स्थापित तख्त, ध्यान दीजिएगा, सिख धर्म द्वारा स्थापित तख्त, सिख धर्म द्वारा स्थापित तख्त की अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कुल कितने तख्तों की स्थापना करा था? तो इनकी संख्या हो जाएगी 5। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो संख्या हो जाएगी 5। नोट करिए सभी लोग, सिख धर्म द्वारा कुल कितने तख्तों को स्थापित करा गया था? तख्त मतलब जहां पर बैठकर पूजा किया जा सके, उसे हम तख्त का नाम देते हैं। कुल 5 तख्त बनाए गए थे, जिसमें एक पटना भी था। सबसे पहले तो था अकाल तख्त साहिब, ध्यान दीजिएगा, ये अकाल तख्त साहिब सबसे पहला था। अकाल तख्त साहिब लिख देते हैं यहां पर, अकाल तख्त साहिब पहले नंबर पे, अकाल तख्त साहिब, अकाल तख्त साहिब। अकाल तख्त साहिब इसको कहां स्थापित करा गया था? भैया इसको स्थापित करा गया था कहां पर? स्वर्ण मंदिर में। इसको स्थापित किया गया था, स्थापित कहां पर करा गया था? तो इसको स्वर्ण मंदिर के अंदर स्थापित करा गया था। स्वर्ण मंदिर मतलब अगर अवस्थिति पूछते, इसकी अवस्थिति कहां पर है? तो इसकी अवस्थिति अगर पूछे कहां पर है अवस्थिति, तो ध्यान दीजिएगा अमृतसर के अंदर है ये।
अमृतसर स्वर्ण मंदिर के अंदर इसको स्थापित करा गया था। किसको? तो अकाल तख्त को स्थापित करा गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और सवाल पूछता है कभी कभी कि अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, कोई बताएगा? अकाल तख्त को स्थापित करने वाले कौन थे? तो गुरु हरगोविंद थे। ध्यान दीजिएगा, अकाल तख्त की स्थापना किसने करा था? तो गुरु हरगोविंद के द्वारा, गुरु हरगोविंद के द्वारा, हरगोविंद के द्वारा स्थापित करा गया था अकाल तख्त। बना लीजिएगा, ये पहला तख्त था, ये था पहला तख्त। उसी तरह से पटना वाले पे भी आएंगे, पटना भी एक तख्तों में ही गिना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अकाल तख्तों इन सिख धर्म द्वारा स्थापित तख्तों में देखा जाए तो दूसरे नंबर का तख्त था आपका, बनाइए फिलहाल। सर स्वर्ण मंदिर तो पंजाब में है। पंजाब मतलब, अरे अमृतसर तो नहीं समझ पाएंगे आप लोग। अरे अमृतसर मतलब पंजाब, क्या क्या हम बताएं, मतलब कितना बताएं? तख्त श्री केशवगढ़ साहिब, ध्यान दीजिएगा, तख्त श्री केशवगढ़ साहिब, तख्त श्री केशवगढ़ साहिब नाम रखते हैं इनका हम, केशवगढ़ साहिब कहते हैं इनको। और तख्त श्री केशवगढ़ जो साहिब है ना, इसकी अवस्थिति कहां पर है? तो इसकी अवस्थिति हो जाएगी कहां पर? तो ये भी कहां पर हो जाएगा भैया? तो पंजाब के अंदर हो जाएगा। ये भी पंजाब के अंदर हो जाएगा। 5 तख्त बनाए गए थे जिसमें कि 2 हमने पढ़ लिया। आइए जरा पढ़ते हैं तीसरे नंबर का। हम पढ़ते हैं तीसरा नंबर, तख्त श्री केशवगढ़ साहिब। बना लीजिएगा इसको। और इसको स्थापित करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह, लिख देते हैं हम ना, पता चला पूछ दिया एग्जाम में। स्थापित करने वाले कौन थे? स्थापना करा था किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने स्थापित करा था। इसको गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित करा गया था, गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित करा गया था। सेकंड नंबर के तख्त को, सेकंड नंबर के तख्त को स्थापित करा गया था गुरु गोविंद सिंह द्वारा। तख्त श्री दमदमा साहिब, ध्यान दीजिएगा, तख्त श्री दमदमा साहिब, दमदमा साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब। ये भी एक प्रकार का सिखों का तख्त हुआ करता था जहां पे बैठ के पूजा वगैरह किया जाए। ठीक है, ये भी सिखों का एक प्रकार का तख्त था। ये भी कहां पे था? भटिंडा, पंजाब, तलवंडी, मतलब वही इलाका आपका है। ध्यान दीजिएगा, ये भी कहां पे है? तो ये भी पंजाब के अंदर है। ये भी कहां पर हो जाएगा? तो पंजाब में इसकी अवस्थिति है। और ध्यान दीजिएगा, इसको पंजाब में इसकी अवस्थिति है। और स्थापित करने वाले कौन हो जाएंगे? तो गुरु गोविंद सिंह होंगे। ध्यान दीजिएगा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा यह भी स्थापित करा गया था। हमने कितना पढ़ लिया? 3 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया। 4 नंबर पे आते हैं, देखिए पटना वाला। 4 नंबर पे आइएगा, 4 नंबर पे, 5वें नंबर पे आ जाइएगा। तो तख्त श्री पटना साहिब, ध्यान दीजिएगा, तख्त श्री पटना साहिब, पटना साहिब जो गुरुद्वारा आप जाते हैं ना, यही है, देख लीजिए, तख्त श्री पटना साहिब, तख्त श्री पटना साहिब। और पटना साहिब है कहां पर? पटना में है। 1666 यह है कहां पर? पटना में। यह है कहां पर? पटना में। देखिए पूछा था स्थापना कब होती है? सन 1666 के अंदर होती है। जो आप लोग गुरुद्वारा जाते हो ना, गुरुद्वारा देखो यही है, गुरुद्वारा देखिए यही है, तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा यही है पटना का। और इसमें ध्यान दीजिएगा 1666। और इसको बना लीजिएगा, हो गया। और यही पटना के अंदर आपको पता है ना, सिखों में गुरुओं में अगर देखा जाए तो 10वें गुरु का जन्म यही हुआ था, मतलब इसी में हुआ था, तख्त श्री पटना साहिब में। तो हम लिख देते हैं, क्या लिख दें भैया? 10वें गुरु का मतलब गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं पे हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म, गोविंद सिंह का जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो था ये यहीं पर हुआ था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए पढ़ते हैं 5वें नंबर पे, पढ़ेंगे 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आइएगा भैया, ध्यान दीजिएगा, तख्त श्री हजूर साहिब। ये कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर। तख्त श्री हजूर साहिब, तख्त श्री हजूर साहिब कहां पे हो जाएगा? तो ये आपका स्थान हो जाएगा कहां पर? तो महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। बना लीजिएगा इतनी बातों को, ठीक है। और संभवतः ये चीजें आपके लिए नई भी रही होंगी। सर क्लास हमेशा क्यों? क्लास तो हमेशा ही चल रहा है। आप क्लास में नहीं आ रहे होंगे तो इसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। क्लास लगातार चल रहा है ना, टाइम थोड़ा सा बदला है, अब 8:15 8:30 टाइम हो गया है। फाउंडेशन बैच मैंने बताया था आपसे कि फाउंडेशन बैच शुरू होगा तो क्लास का टाइम 1 घंटा आगे हो जाएगा, ठीक है। 8:30 बजे से हम शुरू कर रहे हैं और पढ़ाएंगे आपको 9:30 पौने 9 तक, सॉरी 9:45 तक। फिलहाल देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। 5 तख्त बनाए गए थे सिखों के द्वारा और हमने यहाँ पर सिख गुरुओं के बारे में बता दिया है। तो एक क्वेश्चन में इतना सारा भारी भरकम डिस्कशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। पटना वाला किसने स्थापित किया था? पटना वाले का स्थापना संबंधी कुछ विशेष जानकारी नए है। फिलहाल गुरु गोविंद सिंह का इसमें जन्म हुआ था, ध्यान दीजिएगा।
आगे बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये देख लीजिएगा ना, ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि यही पूछा था। देखिए पूछा था यही, तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी पटना साहिब, जिसको हम पटना साहिब भी कहते हैं, तख्त श्री पटना साहिब, पटना के अंदर 1666 इनका जन्म हुआ था, उसी समय स्थापित किया गया था ये, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देख लीजिएगा, यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? विल्सन था, किन्स था, और चेम्बरलैन था, और मैन्सफील्ड था। ये कौन था भैया? तो ये ऑस्टिन चेम्बरलैन था, इसको बना लीजिएगा। रॉयल कमीशन एक बना था भारतीय मुद्रा पर, 1913 के अंदर बनाया गया था। मुद्राओं को रेगुलेट करने के संबंध में बनाया गया था। कितनी मुद्राएं संचालित है, कितनी क्या है, इस पर बनाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे, इनका नाम क्या था? तो चेम्बरलैन ने इसकी अध्यक्षता करा था, ये बात ध्यान रखिएगा। हेडिंग बना लीजिएगा रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन हेडिंग बना लीजिएगा, रॉयल कमीशन। या फिर लिखिएगा भारत में, मतलब उपनिवेशिक काल में, उपनिवेशिक काल में, उपनिवेशिक काल में स्थापित आयोग। आयोग को हम अंग्रेजी में कमीशन बोल सकते हैं ना। उपनिवेशिक काल में स्थापित आयोग, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कमीशन का नाम दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। उपनिवेशिक काल में स्थापित आयोग या कमीशन, उपनिवेशिक काल में स्थापित आयोग या कमीशन, कमीशन ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक कमीशन आपका रॉयल कमीशन है। पहले तो इसी का नाम लिख देते हैं, रॉयल कमीशन। इसमें कमीशन हो जाएगा आपका रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन बनाया गया था कब? ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1913 के अंदर बनाया गया था, और चेम्बरलैन ने इसकी अध्यक्षता करा था। चेम्बरलैन द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, अकाल कमीशन के बारे में मैंने बता दिया है। जितने भी अकाल कमीशन आए थे, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, बताया है ना। अकाल कमीशन के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको लिखवाया है, मैंने लिखवाया है इस बैच में, इस क्लास में मैंने लिखवाया है, ठीक है। चलिए आगे, अगर हम बात करते हैं सिंचाई आयोग, अगर हम सिंचाई आयोग की बात करते हैं, सिंचाई आयोग या सिंचाई कमीशन, सिंचाई कमीशन की अगर हम बात करेंगे, सिंचाई कमीशन, तो सिंचाई आयोग बनाया गया था किसकी अध्यक्षता में? तो मनक्रीफ की अध्यक्षता में बनाया गया था। मनक्रीफ सिंचाई आयोग की जो अध्यक्षता कर रहा था, ये कौन था? तो मनक्रीफ की अध्यक्षता में बनाया गया था। और अगर हम पुलिस आयोग की बात करते हैं, पुलिस आयोग, जो पुलिस कमीशन बना था, पुलिस आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, पुलिस आयोग बनाया गया था किसकी अध्यक्षता में? सिंचाई आयोग बना था मनक्रीफ की अध्यक्षता में, पुलिस आयोग बनाया गया था किसकी अध्यक्षता में? तो ध्यान दीजिएगा, ये जरा बताइए, पुलिस आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? अगर हम विश्वविद्यालय आयोग की बात करते हैं, विश्वविद्यालय आयोग जो था, विश्वविद्यालय आयोग, ये किसकी अध्यक्षता में बना था? तो ये रेले की अध्यक्षता में बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में था? तो रेले की अध्यक्षता में बनाया गया था। अगर हम बात करेंगे आगे, आगे हम रेलवे कमीशन की बात करते हैं, रेलवे। अगर हम रेलवे आयोग की बात करते हैं, रेलवे आयोग, रेलवे का जो कमीशन बना था, ये किसकी अध्यक्षता में बना था? तो रॉबर्टसन की अध्यक्षता में बनाया गया था। रेलवे का जो कमीशन था, ये किसकी अध्यक्षता में था? तो रॉबर्टसन की अध्यक्षता में बनाया गया था, ध्यान दीजिएगा। फ्रेजर, पुलिस आयोग फ्रेजर, एंड्रयूज फ्रेजर है ना, लिख लीजिएगा, एंड्रयूज फ्रेजर या फ्रेजर की अध्यक्षता में बना था। अगर हम आगे बात करेंगे कि साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में, रोलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? ध्यान दीजिएगा, रोलेट कमीशन जो था, रोलेट कमीशन जो बना था ना, कमीशन, ये किसकी अध्यक्षता में बना था? तो सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनाया गया था। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में ये बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आगे, अगर हम बात करेंगे आगे, याद रखिएगा, आगे बात करेंगे जो ली कमीशन था, ली आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? ली कमीशन बनाया गया था किसकी अध्यक्षता में? तो इसका नाम ही था, नाम क्या था? कैप्टन ली था। कैप्टन ली द्वारा स्थापित करा गया था ये कौन सा आयोग? तो ली आयोग, जिसका संबंध यूपीएससी से हो जाएगा, ठीक है। आगे कमीशन आपका है, तो ध्यान दीजिएगा, अगला कमीशन हो जाएगा आपका साइमन कमीशन। तो साइमन आयोग जो था, साइमन आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? एक तो साइमन कमीशन में लोग कितने थे? 7। अध्यक्षता करने वाला कौन था? सर साइमन था। साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में बना था? सर साइमन की अध्यक्षता में बनाया गया था साइमन कमीशन को। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला है आपका गोलमेज सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में लाया गया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। ध्यान दीजिएगा, गोलमेज की बात करते हैं, गोलमेज किसकी अध्यक्षता में लाया गया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लाया गया था कौन सा?
तो गोलमेज सम्मेलन लाया गया था। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, क्रिप्स जो कमीशन था, क्रिप्स मिशन, ये किसकी अध्यक्षता में लाया गया था? तो क्रिप्स की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये किसकी अध्यक्षता में लाया गया था? स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में लाया गया था। ये क्रिप्स मिशन किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन, तो ये क्रिप्स द्वारा लाया गया था। क्रिप्स द्वारा, यानी स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा ये क्रिप्स मिशन लाया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल इतने कुछ आयोग और कमीशन है जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। एक बार देख लीजिएगा, संभवतः यहां से कभी कभी सवाल बन जाते हैं। ठीक है सर, राम से मैकडोनाल्ड, अच्छा, गोलमेज सम्मेलन, मनक्रीफ सिंचाई आयोग जो था, ये सिंचाई आयोग मनक्रीफ की अध्यक्षता में लाया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे यहां से, देखिए आगे, यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न दिया है, देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये मैंने बताया था ना आपसे, मैंने ये वाला क्वेश्चन आपसे बताया था, जरा बताइए, क्वेश्चन को मैंने बताया था आपसे। सरकारें स्थापित करी गई थी कई स्थानों पर सरकारें स्थापित करी गई थी। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है भारत छोड़ो के दौरान? सबसे जरूरी बात तो भारत छोड़ो के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दिया था, और हमने ये भी बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये 1942 में ग्वालियर टैंक वर्धा महाराष्ट्र महात्मा गांधी द्वारा आह्वान किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने केवल इसको आह्वान किया था। ध्यान दीजिएगा, सर रेले वाला नहीं बताया है, अच्छा ठीक है, फिलहाल बनाइए। महात्मा गांधी द्वारा इसको आह्वान किया गया था, मतलब बुलाया गया था, आह्वान किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, इसको आह्वान किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, लेकिन जगह जगह से लोगों ने इसकी अध्यक्षता किया, और जगह जगह से लोगों ने छोटी मोटी सरकारें बनाकर, छोटे मोटे आयोग बनाकर इसको संचालित किया। समझ रहे हैं इस बात को? महात्मा गांधी ने इसको केवल घोषित किया था कि नहीं अब आंदोलन होगा, लेकिन जगह जगह से लोगों ने इस आंदोलन को संभाला, जगह जगह से लोगों ने इसको संभाला। ध्यान दीजिएगा, और अगर हम देख पाएंगे तो दिया है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित करी गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं शब्द हमें ढूंढना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको पता है कि सरकारें स्थापित करी गई थी कहां पर? तो हमने बताया था आपसे, सरकार स्थापित करी गई थी कहां पर? बंगाल में, है ना, बंगाल में स्थापित करी गई थी, आपको मैंने बताया था ये बात। और कहां पर स्थापित करी गई थी? सतारा के अंदर। और कहां पर स्थापित करा गया था? बलिया में, बलिया के अंदर। मतलब आप देख पाएंगे तो सरकार स्थापित थी उत्तर प्रदेश के अंदर, सतारा मतलब कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर, और बंगाल मतलब कहां पर? तो वेस्ट बंगाल के अंदर स्थापित करा गया था। ये 3 जगह ऐसी थी जहां पर सरकारें बनाई गई थी, जिसमें रैयती सरकार दिया है खेड़ा, प्रति सरकार दिया है सतारा, प्रजामंडल दिया है आपका तालछड़, और तामलुक दिया है बंगाल। तो इसमें क्या होना चाहिए बताइए? रैयती सरकार जो थी खेड़ा के अंदर, ये तो ठीक है, लेकिन रैयती सरकार को उस दौरान नहीं बनाया गया था, समझ रहे हैं ना? बाकी सतारा के अंदर सरकार बनी थी, प्रजामंडल स्थापित था। जाति सरकार कहां पे बनी थी? तामलुक के अंदर। रैयती सरकार जो थी ये अलग थी, मतलब इसको स्थापित करा गया था पहले मतलब जब रैयतवाड़ी, जब रैयती सरकार, ये उस समय खेड़ा के अंदर जब आंदोलन चल रहा था उस दौरान स्थापित करा गया था। हमने कल आपसे बताया था कि मेनली जो सरकार शुरू हुई थी, कहां शुरू हुई थी? बलिया से, बलिया से सरकार को शुरू करा गया था, बलिया से। और बलिया से शुरू करने वाले कौन थे? चित्तू पांडे थे, जिन्होंने पहली बार समांतर सरकार का गठन किया था। और सबसे अधिक समय तक चलने वाली समांतर सरकार या सबसे बड़ी सरकार कौन थी? तो यही चित्तू पांडे द्वारा स्थापित बलिया की सरकार सबसे बड़ी सरकार हो जाएगी। ठीक है, आगे दिया है कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दिया? और स्थायी सरकार ए होगा, अच्छा बता दिया है मैंने। ठीक है, फिलहाल इसका जवाब करिएगा आप लोग, कितने देशों ने मान्यता दिया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित अस्थायी सरकार को? आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी के लिए इन्होंने कांग्रेस छोड़ा और भारत से बाहर निकल गए। कब? 1941 में। जब 1941 में भारत से बाहर निकले ये, तो इन्होंने क्या करा? भारत के बाहर जाकर आंदोलन को इन्होंने मजबूती देना शुरू किया, और इन्होंने कई देशों की यात्राएं किया। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है, शायद मैंने पढ़ाया होगा। एक बार बताइए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया तो बता दें आपको। सर एक बार मराठा साम्राज्य पढ़ा दीजिए। ठीक है, देखते हैं। फिलहाल सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं, ये बताइए मुझे। नहीं पढ़ाया तो हम पूरा पढ़ाएंगे अभी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताइए, बताया है मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, ये बताइए मुझे।
सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने पढ़ाया है आपको या नहीं पढ़ाया, इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए ताकि हम आपको पढ़ा पाएं। पढ़ाया गया है सर। ओह अच्छा ठीक है, तो इसमें हम क्या बता पाएंगे? तो हम केवल इनके बारे में बता देते हैं और स्थायी सरकार के बारे में बता देते हैं। क्या ध्यान दीजिएगा, इसमें मान्यता देने वाले देश की संख्या कितनी थी? तो 9 थी। मान्यता देने वाले देश की संख्या कितनी थी? 9 थी। अब आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा अस्थायी सरकार, हेडिंग बना लीजिएगा अस्थायी सरकार। जब भी जो भी हम बात करेंगे इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, अस्थायी सरकार, अस्थायी सरकार। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने पढ़ा दिया है ना, पूरा पढ़ा दिया है मैंने पढ़ा दिया इनकी जर्नी के बारे में कि ये भारत छोड़े, तो भारत से गए पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, वहां से गए रूस, रूस से गए इटली, इटली से गए जर्मनी, जर्मनी से गए जापान, जापान से गए सिंगापुर, सिंगापुर में उन्होंने आईएनए में शामिल हुए, और सिंगापुर से कहाँ आए? म्यांमार, म्यांमार से कहाँ आए? मणिपुर, मणिपुर से मतलब वहीं तक उनकी कहानी थी और खत्म हो गई। ठीक है, चलिए सर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। क्या बोल रहा है यार, कहाँ ऑप्शन ए होगा? इसका उत्तर लगाइएगा डी होगा। 9 देशों ने मान्यता दिया था। कहां पढ़ते हैं? फिलहाल इसको बनाइएगा, हेडिंग बना लीजिएगा अस्थायी सरकार, हेडिंग बनाइए अस्थायी सरकार, और कमेंट थोड़ा कम करिए ना। अस्थायी सरकार हेडिंग बना लीजिएगा, अस्थायी सरकार हेडिंग बना लीजिएगा, अस्थायी सरकार, अस्थायी सरकार। इसका गठन करने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। अस्थायी सरकार का गठन किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। इसको नोट कर लीजिएगा। इसका गठन करने वाले कौन थे? गठनकर्ता। अस्थायी सरकार के जो गठनकर्ता थे, गठनकर्ता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। बोस के द्वारा अस्थायी सरकार को स्थापित करा गया था। कहां पर करा गया था? स्थान, स्थान पूछेगा, स्थान कहां पर हो जाएगा? तो जापान में किया गया था। कहां पर? जापान। और ध्यान दीजिएगा इटली से जब ये निकले तो ये जापान के अंदर ही गए। ध्यान दीजिएगा जब ये इटली से निकले तो जापान के अंदर गए, और जापान में इन्होंने जो सरकार बनाया था, ये सरकार कब बनाया था? तो इसकी स्थापना इन्होंने करा था। स्थापना कब करा था? वर्ष 1943 में करा था। ध्यान दीजिएगा, और यही जापान था जहां पर सुभाष चंद्र बोस द्वारा अपनी सेना को प्रशिक्षण दिया गया था। एससी बोस द्वारा अपनी सेना को प्रशिक्षण दिया गया। एससी बोस द्वारा अपनी सेना को प्रशिक्षण दिया गया, और ये कहां पर दिया गया था? तो जापान में दिया गया था। हम जो पढ़ाए हैं वो नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग काहे एकदम जिद पे अड़े हैं? मतलब हमने भी देख लिया कि हम कहां तक पढ़ाए हैं, तो हम उसके बाद से मतलब पढ़ाने का प्रयास करेंगे, उससे हम आगे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और मेरी कोशिश रहेगी कि उस बात को हम ना बताएं जो बात हमने पहले आपसे किया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए पढ़ते हैं। अस्थायी सरकार इन्होंने जापान से शुरू किया, और जब ये सरकार सिंगापुर के अंदर आई 1943 में सिंगापुर सरकार आई 1943 में। तो ध्यान दीजिएगा, इसको नाम दिया गया आजाद हिंद सरकार। इसको आजाद हिंद सरकार का नाम दिया गया। जब ये सरकार सिंगापुर के अंदर आई तो इसको आजाद हिंद सरकार के नाम से जाना गया। जब ये सरकार सिंगापुर में आई तो इसको आजाद हिंद सरकार के नाम से जाना गया। ध्यान दीजिएगा, आजाद हिंद सरकार के नाम से जाना गया, और इसका हेडक्वार्टर जो था हेडक्वार्टर आजाद हिंद सरकार का जो मुख्यालय था, अब इसको स्थानांतरित किया गया। ठीक है, कब किया गया? तो वर्ष 1944 में। 44 में इसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया? तो इसका जो मुख्यालय था, इसका मुख्यालय 1944 में रंगून स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय वर्ष 1944 में कहां पर स्थापित किया गया? तो रंगून स्थापित किया गया था। और सवाल कभी कभी पूछता है आपसे कि इसको कितने देशों ने मान्यता दिया था? इसको मान्यता देने वाले देश कितने हो जाएंगे? तो 9। इसको मान्यता देने वाले देश की अगर हम बात करते हैं, सरकार को मान्यता देने वाले देश कितने हो जाएंगे? तो मान्यता देने वाले देशों की जो संख्या है ये कितनी हो जाएगी? तो 9 हो जाएगी। जिसमें एक देश ने मान्यता दिया था, इसका नाम नोट कर लीजिएगा, जापान। देश हो जाएगा आपका जापान, जापान ने इसको मान्यता दिया। दूसरा एक देश हो जाएगा आपका इटली, इटली द्वारा इसको मान्यता दी गई। तीसरा एक देश हो जाएगा आपका क्रोएशिया, क्रोएशिया के द्वारा इसको मान्यता दी गई सरकार को। चौथे नंबर पे एक देश हो जाएगा, आपका वर्मा। वर्मा मतलब कौन सा? म्यांमार।
म्यांमार के द्वारा इसको मान्यता दी गई, म्यांमार द्वारा मान्यता दी गई। और कौन से देश द्वारा मान्यता दी गई, नोट कर लीजिएगा। 5वें नंबर पे आइएगा, 5वें नंबर पर देश हो जाएगा आपका 5वें नंबर पर थाईलैंड, थाईलैंड के द्वारा मान्यता दी गई, थाईलैंड के द्वारा। और 6ठे नंबर पर देश हो जाएगा आपका फिलीपींस, फिलीपींस के द्वारा इसको मान्यता दी गई, फिलीपींस द्वारा। बढ़िएगा, 7वें नंबर पर एक देश हो जाएगा, 7वें नंबर पर, 7वें नंबर का देश आपका हो जाएगा 7वें नंबर का, ध्यान दीजिएगा, मंचूरिया, मंचूरिया के द्वारा इसको मान्यता दिया गया, मंचूरिया, मंचूरिया के द्वारा मान्यता दिया गया। और 8वें नंबर पर देश हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 8वें नंबर पर चीनी गणराज्य, चीनी गणराज्य, चीनी गणराज्य के द्वारा इसको मान्यता दी गई थी। और 9वें नंबर की अगर हम बात करते हैं 9वें नंबर पे, तो 9वें नंबर पे कौन सा हो जाएगा, तो 9वें नंबर पे अगर हम देख पाएंगे 9वें नंबर पे, तो इसमें हो जाएगा आपका सिंगापुर, मतलब जहां पे ये थे प्रॉपर वहां पे इनको मान्यता दी गई थी, छूट दी गई थी। तो अगर देखा जाए 9वें नंबर पर लास्ट नंबर पे कौन हो जाएगा, तो सिंगापुर हो जाएगा। एक बार देखिए जरा, 9 ऐसे देश थे जिन्होंने अस्थायी सरकार को मान्यता दिया था। सर जी पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाए आप लिखिए ना, काहे आप इतना परेशान हैं। अरे इसके बारे में हम नहीं पढ़ाए हैं, अब मुझे याद है ना, इसको लिखिएगा। 9 ऐसे देश थे, 9 देश थे जिन्होंने अस्थायी सरकार को मान्यता दिया था। और आजाद हिंद सरकार, ये इसका हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा, तो रंगून के अंदर। और हेडक्वार्टर को स्थानांतरित किया गया था कब, तो वर्ष 1944 में करा गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। अब सवाल पूछेगा कि आजाद हिंद सरकार जो था इसके कुछ अधिकारी थे, आजाद हिंद फौज के अधिकारी या सरकार के अधिकारी थे, जिनमें शाहनवाज खान हो जाएगा। और इसमें और भी मतलब 2-3 लोग थे, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। फिलहाल इतनी चीजें आप देख लीजिएगा, फिलहाल आप इतनी चीजें देख लीजिएगा। बाकी इसके बारे में मैंने बारीकी से आपको बताया था, सारे देशों के बारे में, सुभाष चंद्र बोस कहां से कहां गए थे, इन्होंने कब क्या बनाया था। फिलहाल इतना ध्यान दीजिएगा, ये वाली बात आप याद रखिएगा। एक छात्र कब से परेशान है, पूछे जा रहे हैं कि सर अंडमान निकोबार गिफ्ट मिला था क्या। अंडमान निकोबार जो था आइसलैंड, जापान ने नेताजी को सेना प्रशिक्षण के लिए दिया था, ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें। इनको ऐसा गिफ्ट मिला था सुभाष चंद्र बोस को, और जापान द्वारा गिफ्ट किया गया था अंडमान और निकोबार को, ध्यान दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस की पूरी जर्नी हमने पढ़ा दिया है। उड़ीसा कटक में जन्म होता है 1938, सक्रिय राजनीति में उतरे 1938, अधिवेशन हुआ, अधिवेशन कौन सा हुआ, तो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के उपरांत अगर देखा जाए तो त्रिपुरी संकट आया 1939 में, और त्रिपुरी संकट के दौरान इन्होंने क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने त्रिपुरी संकट से अपने पद से इस्तीफा दिया, तो पद से इस्तीफा देने के उपरांत इनके स्थान पर कौन लाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लाया गया। और राजेंद्र प्रसाद के उपरांत अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस छोड़ दी, और कांग्रेस छोड़कर 1941 में भारत से बाहर निकल गए। जब वर्ष 1941 में भारत से बाहर निकले तो इनको पता था कि भारत से अंग्रेज तभी जाएंगे जब भारत में मशीनीकरण की उपलब्धि प्राप्त होगी, यानी भारत में जब तक मशीनीकरण नहीं आएगा तब तक अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो भारत में मशीनीकरण की शुरुआत के लिए ये चले गए कहां पर, तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान, वहां से गए रूस। रूस जाके पता चला कि भाई पुनर्जागरण या आधुनिकता की शुरुआत तो इटली के अंदर हुई है, तो आप जाइए इटली, हो सकता है वहां से आपको कुछ आइडिया मिल जाए। तो सुभाष चंद्र बोस रूस के बाद कहां गए, तो इटली गए। जब इटली गए, इटली के अंदर इन्होंने देखा कि पुनर्जागरण की लगभग शुरुआत हो चुकी थी, तो इटली से इन्होंने कुछ कंसेप्ट लिया। इटली से फिर कहां गए, जापान, जापान में गए। जापान में था हिटलर, इनको नेताजी की उपाधि दिया। और यहां से कुछ बंदी थे जो कि भारतीय थे, जिसको हिटलर ने कैद किया था, उन लोगों को लिया और चले गए जापान। जापान में गए और जो सेना इन्होंने जर्मनी से लिया था, जर्मनी से इस सेना जो उठाया था उसको जापान में ले जाके प्रशिक्षण दिलाया। प्रशिक्षण दिलाने के उपरांत सेना तैयार हुई और यहीं पर इन्होंने अस्थायी सरकार बनाई, और बाद में अस्थायी सरकार को स्थानांतरित कर दिया कहां पर, तो सिंगापुर के अंदर। जब ये सिंगापुर के अंदर आए अस्थायी सरकार को लेके, तो उसको आजाद हिंद सरकार का नाम दिया गया, और उसका हेडक्वार्टर 1944 में कहां बनाया गया, तो रंगून के अंदर बनाया गया, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल इतनी चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है सर। 16 क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसको बताइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, फिलहाल इतना देख लीजिएगा, फिलहाल आप इतनी चीजों को देख लीजिएगा, इतनी चीजों को आप देख लीजिएगा। देखिए हमने आपको सिख धर्म के बारे में पूरी जानकारी दिया, हमने पत्र पत्रिकाओं के बारे में बताया, सिख धर्म के बारे में बताया, और उपनिवेशिक काल में स्थापित आयोग के बारे में बताया, हमने अस्थायी सरकार के बारे में बताया आपसे, ठीक है। अब यहां से बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया है आपका, दिया है कि रायल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी, जरा बताइए। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी यानी सम्राज्ञी ये कब घोषित किया गया था, विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब बनाया गया था, जरा बताइए मुझे।
इसका जवाब करिए। पानी नहीं है जी। आओ ना। ध्यान दीजिएगा, बताइए विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब बनाया गया था? और इसका जवाब करिएगा। सर आप करंट अफेयर जो पढ़ा चुके हैं वो खुद से रिवीजन कैसे होगा? अच्छा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, परेशान आप मत होइए, ठीक है? इसके बारे में हम बताएंगे आपको ना, परेशान नहीं होना है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो दो दो डेट दे रहे हैं हमें, कुछ छात्र ऐसे हैं जो 76 बता रहे हैं, और कुछ ऐसे छात्र हैं जो 77 बता रहे हैं। हम क्या उत्तर मारे बताइए? दीपा कुमारी बोल रही है सर 76 होगा। कुछ छात्र दावेदारी दे रहे हैं कि सर सी होगा। अच्छा, मुझे लगता है हम ही को सोचना होगा कुछ। चलिए आइए पढ़ते हैं ना। 77 होगा सर, सी होगा, सी होगा, सी होगा। प्रथम दिल्ली दरबार के अंतर्गत कुछ छात्र, अंजलि कुमारी 76 बता रही है। सर 1 जनवरी 1877। चलिए ठीक है, 77 वाले काफी ज्यादा लोग हैं ना। फर्स्ट राउंड 1900, टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत मारेंगे। 1977 कौन लिखता है भाई, बताओ। आइए पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं। इसके बारे में हमने पूरा आपको बता दिया है ना, पूरा मैंने बता दिया। अगर हम थोड़ा सा आपको हिंट कर दें, ठीक है, अगर हम आपको थोड़ा सा हिंट कर दें, अगर हम हिंट कर दें तो शायद आप बता पाएंगे, ठीक है ना। और मैंने पूरा दिल्ली दरबार पढ़ाया है, पहला पढ़ाया है मैंने, दूसरा पढ़ाया और तीसरा भी पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। 3 प्रकार के दिल्ली दरबार, ध्यान दीजिएगा। और तीनों दिल्ली दरबार की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम पहले दिल्ली दरबार की बात करेंगे तो ये लगा था 1877 के अंदर। दूसरा लगा था ये करजन के टाइम 1902-3 के आसपास लगा था। और जो तीसरा लगा था ये कब लगा था? 1911 के दौरान लगाया गया था। तीसरे में तो बंगाल डिवीजन को रद्द कर दिया गया। दूसरे में भी ध्यान दीजिएगा, महारानी को ही उसमें भारत की साम्राज्ञी बनाया गया था। अलेक्जेंड्रिया थी उनका नाम था। और अगर हम पहले की बात करेंगे तो पहले में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी बनाया गया था। बात तो यही है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं हम। नेहा कुमारी बोल रही है सर सी उत्तर होगा। कुछ छात्र दावा कर रहे हैं अभी भी कि नहीं 1976 होगा। आइए पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। देखिए एक तरह से एक्चुअल देखा जाए तो रायल शीर्षक अधिनियम, देखिए एक्ट के बारे में दे दिया है। जो रायल शीर्षक एक्ट था, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम शाही अधिनियम के नाम से जानते हैं, रायल शीर्षक एक्ट। इसको हेडिंग बना लीजिए ना, हम लिखवा ही देते हैं, इसको हम लिखवा देते हैं। लिखिएगा रायल अधिनियम, रायल शीर्षक अधिनियम लिखिएगा। रायल शीर्षक अधिनियम, रॉयल शीर्षक अधिनियम। रायल शीर्षक अधिनियम नहीं लिखेंगे ना तो कन्फ्लिक्ट बना रहेगा, और बना रहेगा मतलब प्रॉपर। रायल शीर्षक अधिनियम आप हेडिंग बना लीजिएगा। इसके बारे में हम लिखवा देते हैं 2-4 बातें। यहां से दरअसल ना 2-3 क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, यहां से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में। कुछ लोग सी का दावा कर रहे हैं, चलिए ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं। फिलहाल लिखिए आप रायल शीर्षक अधिनियम, रायल शीर्षक अधिनियम के बारे में लिखिएगा। रायल शीर्षक एक्ट के बारे में आप लिखिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए रायल जो शीर्षक अधिनियम था, ये एक्ट आया था कब? तो एक्ट को लाया गया था, कब लाया गया? ये एक्ट लाया गया था कब? लाया गया था कब? 1876 के अंदर लाया गया था। रायल शीर्षक अधिनियम जो था ये लाया गया था कब? 1876 में। 1876 के अंदर इसको लाया गया था रायल शीर्षक अधिनियम को। और इसी में ध्यान दीजिएगा, इसी अधिनियम के तहत इसमें एक कानून था, ध्यान दीजिए, हम बता देते हैं आपको। यह एक प्रकार का ब्रिटिश संसद द्वारा स्थापित, ब्रिटिश संसद द्वारा स्थापित, संसद द्वारा स्थापित कानून था, स्थापित कानून था जो लाया गया था कब? 1876 में लाया गया था। और इसी के तहत ध्यान दीजिएगा भारत की साम्राज्ञी के तौर पे नियुक्त करा गया था। ध्यान दीजिएगा किसको नियुक्त करा गया था? तो महारानी विक्टोरिया को नियुक्त किया गया था, ठीक है। आधिकारिक जो उपाधि थी ना इसी के टाइम दी गई थी, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा महारानी विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को, विक्टोरिया को केसर ए हिंद, याद रखिएगा, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद और और भारत के सम्राज्ञी कहा गया।
कहा गया। ध्यान दीजिएगा। और ये जो उपाधि थी ना, उपाधि, ये जो उपाधि इनको मिली थी उपाधि, ये एक प्रकार की औपचारिक उपाधि थी। औपचारिक उपाधि का मतलब समझ रहे हैं ना, ये उपाधि क्या थी, तो औपचारिक उपाधि थी। और औपचारिक उपाधि के तहत इनको केसर-ए-हिंद और भारत की सम्राज्ञी घोषित करा गया था। ये बात ध्यान दीजिएगा। और हमने इतना कुछ पढ़ा और हमें पढ़ के ऐसा महसूस हुआ कि हमें डेट जो इसके तौर पे देना चाहिए, एक्चुअल डेट कौन सा हो जाएगा, तो 1876 हो जाएगा। ठीक है, 77 वाले जो दावेदारी ठोक रहे हैं ना, जरा ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, फिलहाल बना लीजिएगा। इसका ठीक उत्तर क्या हो जाएगा, 1876। सर रॉयल एक्ट तो ठीक है, लेकिन हाँ बता रहे हैं आपको, फिलहाल लिख लीजिएगा। जो आधिकारिक तौर पर इनको उपाधि प्रदान की गई थी महारानी विक्टोरिया को, ये 1876 के तहत इनको वो उपाधि प्रदान की गई थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा, लेकिन हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, लेकिन शब्द का प्रयोग हम करेंगे। लेकिन दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार 1877 में, लेकिन दिल्ली दरबार 1877 में, ध्यान दीजिएगा, 1877 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन डिज़रायली। ध्यान दीजिएगा, लेकिन दिल्ली दरबार 1877 में प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली द्वारा इन्हें भारत का साम्राज्य सौंपा गया। ध्यान दीजिएगा, बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा इनको भारत का साम्राज्य सौंपा गया था। कब, 1877 में सौंपा गया था। अब आओ जरा, अब बताओ। ठीक है, ठीक उत्तर बना लीजिएगा, डी बना लीजिए, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सी उत्तर करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा भाई। ठीक है, जो उपाधि थी ना, उपाधि इनको पहले ही दे दिया गया था। ठीक है, बाद में जब आया, मतलब सम्मेलन हुआ, तो सम्मेलन में इनको सार्वजनिक तौर पे चीजें दी गई। ठीक है, तो 77 में क्या है, फिर यही है, भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था 77 में। लेकिन औपचारिक तौर पर जो लिखित तौर पे दे दिया गया था, ये कब दिया गया था, 76 में दिया गया था। फिलहाल बना लीजिएगा आप। ठीक है, हो गया ना, इसको देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। सतहत्तर में क्या है, फिर बोल रहे हैं 77 में आपका पहला दिल्ली दरबार है, 1 जनवरी 77। सर हम लोग तो 76 ही बोल रहे थे। हाँ ठीक है, अब लड़ो मत आपस में, बना लीजिएगा। फिलहाल 76 ही होगा। देखिए हमने यहां से कंफर्म कर दिया आपको, डेट दोनों है ना, दोनों डेट है, कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल यहां से मैंने क्लियर कर दिया। देखिए जो रॉयल शीर्षक अधिनियम था 1876 में आया, ब्रिटिश संसद द्वारा स्थापित किया गया था और इसी वर्ष इसको पारित भी किया गया था। ठीक है, सारा मामला गड़बड़ा गया सर। हाँ तो गड़बड़ा ही जाएगा। केसर-ए-हिंद और भारत की सम्राज्ञी कहा गया और औपचारिक तौर पे इनको उपाधि भी दी गई। और दिल्ली दरबार जब लगा 1877 में, तब प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली द्वारा इन्हें भारत का साम्राज्य सौंपा गया। ठीक है, जब साम्राज्य सौंपा गया तो इनको फिर कहा गया भारत की सम्राज्ञी। ठीक है, फिलहाल बना लीजिएगा आप, इतना बना लीजिएगा। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट होगा, अभी तो सब्जेक्ट फिलहाल ये चल रहा है, इसको पढ़िए। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्वेश्चन कौन सा शुरू होता है, 71 का। 71 का क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम पूरा कराएंगे, मतलब कल 71 का क्वेश्चन हम कल पूरा करवा देंगे आपका। क्या क्वेश्चन है इसमें 71 में, अप्रॉक्स आपका है, नहीं कल तो मुश्किल हो जाएगा लग रहा है, 27 क्वेश्चन है। इसको हम 2 दिन में कराते हैं। ठीक है, इसको हम कल और परसों में हम इसको कराते हैं। अगला सब्जेक्ट क्या लगा दें, आप लोग बताइए, जो कह दीजिए वो बनवा दें हम। अगला विषय हम लगा देते हैं क्या, बिहार स्पेशल लगवा देते हैं ना। अगला विषय लगवा देते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल सर, रोशन सर तो 77 बताए थे, हम 76 बताएंगे। ठीक है, बाकी जहां जिससे चीजें हैं वहां जाके हिसाब करना। बताइए, अगला सब्जेक्ट बिहार स्पेशल लगा देते हैं। बिहार स्पेशल आप लोग पढ़िए, बहुत कमजोर आप लोग का ये वाला सेशन है, समझ रहे हैं ना। बिहार स्पेशल, साइंस नहीं, अभी साइंस नहीं पढ़ाया जाएगा, बिहार स्पेशल पढ़िए ना। इसके बाद अभी क्लास 2 दिन चलेगी, 2 दिन, कल पढ़िए आप, कल के बाद आप परसों पढ़िए। ठीक है ना, कल परसों 2 दिन पढ़िए आप। ठीक है, परसों संभवतः शुक्रवार है, शुक्रवार को तो लंबी क्लास होती है। ठीक है, तो कल परसों आप 2 दिन पढ़िए, उसके बाद आपको बिहार स्पेशल हम लगवा देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, धन्यवाद आपका। और पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। ठीक है,
क्लास में थोड़ा वायलेंस आप लोग कम करिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा माइंड अब इस समय क्या है ना कि डाइवर्ट है, तो आप लोग थोड़ा भी वायलेंस करते हैं तो समस्या लगती है कि बड़ी समस्या है, ठीक है। ठीक है, मिलेंगे आपसे कल सेम टाइम पे 8:30 बजे से, और इतिहास के प्रश्नों के साथ, और हम प्रश्न कराएंगे आपका 71 का, ठीक है। चलिए।